नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। इस खास शो में कोरोना से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी हम आप तक लेकर आते हैं और साथ ही देश और दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं ताकि कोरोना से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको हम दिला सकें और आपको वो जानकारी दे सकें जो कि आपके लिए जरूरी है कोरोना से जुड़ी हुई, ताकि आप बेहतर तरीके से अपना बचाव कर सकें और इस कोरोना की परेशानी में खुद को सुरक्षित रख सकें। देश में कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा जो है वो अभी भी बना हुआ है। तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिलने से चिंता जो है वो अब भी बरकरार है। अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात करें तो इंसानी कोशिकाओं के अंदर घुसकर ये संक्रमित करता है। हालांकि फिलहाल नए वेरिएंट से बीमारी की गंभीरता के संकेत जो हैं वो नहीं है। तो आज इस पर बात करते हैं, इस नए वेरिएंट के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल पंडित हैं, आप मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई के। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर रजनीश कपूर हमारे साथ हैं, वाइस चेयरमैन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर राहुल कि हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर में बहुत तेज़ी से फैला हुआ और उसके पीछे की वजह जो है डेल्टा वेरिएंट को भी कहीं ना कहीं माना जा रहा था। अब ये इसका म्यूटेशन जो मिला है, ये कितना बड़ा खतरा जो है हो सकता है? धन्यवाद। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी वायरस को स्वाभाविक होती है। वो अपने आप को बचाने के लिए जो है म्यूटेट होते रहते हैं, हम ये सब जानते हैं। जब भी नया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आता है, जो भी एक नया म्यूटेशन आता है, वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके हम पहले उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या इससे बीमारी जो है वो जल्दी फैलेगी, क्या इसके अलग कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे, या इसकी जो है घातकता जिसको हम विरुलेंस कहते हैं इंग्लिश में, क्या वो विरुलेंस ज़्यादा होगी। ये तीनों चीज़ें जो है क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो है हमको उस वायरस का जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन कहाँ हुआ है। अब ये जो हमको डेल्टा प्लस म्यूटेशन है वो शायद रिसेप्टर बाइंडिंग एरिया में हुआ है। तो इससे क्या उसका पेशेंट की जो है क्षमता जो है इन्फेक्ट करने की इस वायरस की ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी ये सब देखना बहुत ज़रूरी है और इन दोनों को क्लिनिकली मैच करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको क्लिनिकली मैच कर पाएंगे तभी ही ये वेरिएंट जो है हमको समझेगा कि ये एक्चुअली ज़्यादा डेंजरस है या नहीं है करके। पर मैं एक ही कहना चाहूँगा, कोविड कहीं भी नहीं गया है। कोरोना का हर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है हमको उसमें पूरी सतर्कता बजा रखनी बहुत ज़रूरी है। किसी को भी डिस्काउंट नहीं देना है किसी भी वेरिएंट को कि ये शायद कम घातक हो या ज़्यादा घातक हो। और इसको जो है हम हमेशा की तरह पूरी तरह से स्टडी करके इसका जो पूरा जो इफेक्ट होगा उसको हमको देखना पड़ेगा। दूसरी बात एक देखनी पड़ेगी हमको कि क्या इसमें जो इस वक्त की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, ज़्यादा करके जो अभी नए जो कॉकटेल एंटीबॉडी कॉकटेल आई हुई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल, क्या उसमें इसमें इस म्यूटेशन पे कोई असर होगा कि नहीं। अभी आज देखो तो आप प्रिडोमिनेंटली भारत में जो है डेल्टा वेरिएंट ही जो है वो प्रिडोमिनेंट है। डेल्टा प्लस के कुछ जो है एक या दो ही केसेस मिले हैं महाराष्ट्र और उसके बाहर, और मेरे ख्याल से 6 की कोई रिपोर्टिंग हुई है, प्रेस में है, मैंने कोई ऑफिशियल उसका स्टेटमेंट देखा नहीं है। तो ये सब चीजें हमको देखनी जरूरी है। और फिर आखिर में ऑफ कोर्स वैक्सीन के बारे में भी बात करना पड़ेगा। डॉक्टर रजनीश, आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगा क्योंकि अब वायरस भी जाहिर है म्यूटेट अपने आप को कर रहा है, तो हमें इसको कैसे लेना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट पर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल है शायद ये असरदार नहीं हो। अगर ऐसा हुआ तो ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं डॉक्टर राहुल की बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमें किसी भी नए म्यूटेशन को, नए म्यूटेटेड वायरस को हमें इजीली और केयरलेस वे में नहीं लेना है, उसको सीरियसली लेना है। और पिछली बार आपको याद होगा जब सेकेंड वेव से पहले डेल्टा वेरिएंट का शुरुआत हुआ था, तब भी ये बहुत बात हो रहा था अभी शायद ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। बट जैसे ही उस चीज से थोड़ा आगे बढ़े तो हमने पाया भी ये एक बहुत बड़ा वेव बन के सामने आया, जो जिसको कंट्रोल करना भी इंडिया में बहुत मुश्किल हुआ और ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई था। तो समवेयर वी मिस द इनिशियल पार्ट। तो ऐसे ही ये नया वेरिएंट अभी ये माना जा रहा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, बट
किस क्षमता से वो इस हमें हमारी सोसाइटी में फैल सकता है। या एक चीज बताया जा रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यून एस्केप मैकेनिज्म रखता है, तो एंटीबॉडीज से बच कर वो अटैक कर सकता है। ऑल्दो ट्रांसमिसिबिलिटी पे अभी इतना डेटा क्लियर नहीं है, बट सिर्फ यही फैक्टर जो आप बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यही है भी अगर वो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्गर वे में प्रेजेंट करता है तो एंटीबॉडीज से बच जाएगा, और इसीलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज शायद उसके अगेंस्ट पूरे कारगर साबित नहीं होंगी, इफेक्टिव साबित नहीं होंगी। एक यही अगर एड ऑन करेक्टर हम देखें वायरस में, ये डाल दिया गया डेल्टा प्लस वेरिएंट में जो उसको म्यूटेशन से मिला, तो भी वो सोसाइटी के लिए घातक साबित हो सकता है। और बहुत सारे केसेस सडनली अगेन थर्ड वेव में अगर हम इस वेरिएंट्स के कारण जाते हैं तो अगेन वी मे गेट इनटू अ जोन वेयर थिंग्स मे गो आउट ऑफ कंट्रोल। सो हमें तैयार रहना है, और उसका मुझे लगता है जिनोमिक सीक्वेंसिंग एक मेथड है जिसको हमें रैंप अप और करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में अग्रेसिव जिनोमिक सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। जो लेटेस्ट डेटा डॉक्टर राहुल 6 केस बता रहे थे, बट अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ 20 केस वहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिले हैं। तो और रैंप अप करने से हमें और आइडिया लगेगा इसके बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और एंटीबायोटिक एंटीवायरल रेजिस्टेंस के बारे में, एंटीबॉडी रेजिस्टेंस के बारे में। ये सब चीजों की जानकारी हमें जिनोमिक सीक्वेंस के थ्रू ही मिलेगी, तो उसको रैंप अप करना बहुत जरूरी है। अभी अभी जाहिर है बहुत शुरुआत है, लेकिन हमारे पास अनुभव है। अगर हम दूसरी वेव देखें, जो डेल्टा वेरिएंट का असर लोगों पर देखने को मिला, डॉक्टर रजनीश, हमने देखा कि न सिर्फ कोरोना के दौरान जब संक्रमित रहे लोग, उसके बाद भी काफी परेशानियों का सामना लोगों ने किया, क्योंकि जाहिर है असर जो है अलग तरीके से दिखा इस वायरस का। अब उन अनुभवों से समझते हुए आप किस तरीके से लोगों को सावधान रहने की सलाह देंगे इस नए वेरिएंट को देखते हुए? देखिए, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर हमें थर्ड वेव से एस्केप करना है, उससे बचना है, तो 2 चीजों का हमें खास ख्याल रखना होगा। पहला, हम किसी भी हालत में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को नीचे नहीं कर सकते हैं, रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। नोबडी शुड बी ऑथराइज्ड, और पेनल्टीज होना चाहिए। मार्केट्स में पूरा खास चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज का, और उनको स्ट्रिक्टली इस चीज को रेगुलेट करना चाहिए। that whether there are guys who are not following COVID appropriate behaviors, तो वो गार्ड्स हम डाउन नहीं कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भी हमें बहुत अग्रेसिव सर्वेलेंस रखना पड़ेगा। जिन एरियाज में ये इन्फेक्टिविटी या पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर जाएगा, उन एरियाज को हम खासकर सर्वेलेंस पे लाएं, और इन पॉजिटिव केसेस को वहीं कंटेन करने का कोशिश किया जाए, और जेनेटिक सीक्वेंसिंग उन एरियाज में और रैंप अप करी जाए, और उन एरियाज के अंदर फिर से हम मिनी लॉकडाउन या स्ट्रिंजेंट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को और तेज गति से सोचें, तभी हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। क्योंकि ये हम मानते हैं वैक्सीनेशन को लेकर ही डॉक्टर राहुल, मैं आपसे भी एक और संक्षिप्त में इस पे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि थर्ड वेव को लेकर भी बात चल रही है। अभी हम मामले कम होते हुए ही देख रहे हैं, ऐसे में ये वेरिएंट आ गया, तो आपको लगता है कि बड़ी वजह बन सकता है थर्ड वेव के लिए? बिल्कुल, जो मैंने फिर दोहराऊंगा कि हर वेरिएंट को हमको सीरियसली लेना जरूरी है। जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने बताया, इस वक्त हमको जो है हमारी टेस्टिंग, जब नंबर्स कम होते हैं, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जब कम होता है, तो सबको लगता है कि नंबर्स जो है टेस्टिंग के वो भी कम करने चाहिए। बिल्कुल नहीं, एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल बताता है कि उस वक्त हमको नंबर्स बढ़ाने हैं, और उसके साथ साथ हमको जीनोम सीक्वेंसिंग भी बढ़ाना है, ताकि देखना कि कहीं और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किन किन जिलों में दिख रहा है, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में दिख रहा है। और हमको ये करके वहाँ पे माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी करके टेस्टिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा तरीके से एनफोर्स करना पड़ेगा। और मैं अभी भी कहूँगा कि सबसे आम जनता के लिए सबसे अच्छा वैक्सीन आज भी डबल मास्किंग है जब आप घर से बाहर निकलो, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फ्रंट लाइनर्स के लिए N95 मास्क है। उसके लिए डबल मास्क की जरूरत नहीं, पर N95 मास्क हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। अगर मैं ये बताऊं कि तीसरे वे में ये वेरिएंट ऑफ जो है वो इंटरेस्ट जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन सकता है,
बिल्कुल बन सकता है, इसीलिए हमको इसके बारे में बहुत जल्दी मालूमात करना जरूरी है, ताकि इसके बारे में हम प्लान कर सकें आगे जाके। मालूमात ज़रूरी है, एहतियात रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम देख चुके हैं, जाहिर है अब नहीं चाहेंगे कि दोबारा से वैसे हालात बने, इसलिए बहुत ज़रूरी है एहतियात पूरी तरीके से रखना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राहुल, और साथ ही डॉक्टर रजनीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आप देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। और अब बात गूगल के साथ हमारी खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया की। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और साथ ही सावधानी भी बरतें। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है या फिर आप लगवाने वाले हैं, तो उसके बाद आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर आज बात करते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप देवन, आप डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के। डॉक्टर संदीप, बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा कि लोगों में काफ़ी फिक्र होती है, जाहिर है अब कोरोना वायरस को देखने के बाद थोड़ा चिंतित रहते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद आमतौर पर क्या असर देखने को मिलते हैं? जैसे हल्का फुल्का बुखार भी कुछ लोगों में देखा गया, तो कहाँ पर लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं करने की ज़रूरत है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जितनी भी वैक्सीन हैं उनके बाद जो है छोटे मोटे सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादातर पेशेंट्स को आते हैं। अगर आप अलग अलग वैक्सीन की बात करेंगे तो कुछ में माइल्ड सिम्टम्स ज़्यादा है, कुछ में माइल्ड सिम्टम्स कम है। वैक्सीन को देखने के दो नज़रिए होते हैं, एक होता है एफिकेसी प्रोफाइल और एक होता है सेफ्टी प्रोफाइल। जहाँ तक सेफ्टी प्रोफाइल की बात करें, ये सारी वैक्सीन सेफ है। 50% पेशेंट में हल्का दर्द होता है इंजेक्शन साइट पे, क्योंकि जहाँ पे आपका इंजेक्शन लगाया जाता है। 20 से 30% लोगों में बुखार आ सकता है, जो कि जनरली 12 से 24 घंटे के बाद शुरू होता है और 48 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है। छोटा मोटा ट्रीटमेंट करने पे वो बुखार चला जाता है। ये दो मेन सिम्टम्स हैं जो वैक्सीन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद थोड़ा हेडेक, माइल्जियास मतलब थकान रहना, काम ना करने का दिल करना, ऐसे सिम्टम्स 2 या 3 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो है वैक्सीन से रिलेटेड अभी तक सामने ज्यादा नहीं आए हैं। इन सिम्टम्स के लिए डॉक्टर संदीप कुछ दवाई लेनी चाहिए या फिर आपको इंतजार करना चाहिए, अपने आप ही ये सब ठीक हो जाता है? देखिए, अगर आपका बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास जाता है तो आप टैबलेट पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। उसके अलावा अगर बॉडी एक्स है तो आप छोटा एनाल्जेसिक या कोई भी दर्द की दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा हेडेक के लिए आप सिर दर्द की दवाई ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा केसेस में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो पैरासीटामोल या माइल्डेस्ट एनाल्जेसिक से उनका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। और ये उम्र के हिसाब से कुछ होते हैं क्या, जैसे बुजुर्गों में ज्यादा हो सकता है बुखार उनको आ जाए, या सबके ऊपर ऐसे ही दिखता है? देखिए, ये बेसिकली ये सिम्टम होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून रिस्पांस शो करती है, ठीक है नहीं। हमने क्या किया, छोटा सा वायरस का कण जो है वो वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी में डाला, तो बॉडी में इम्यून रिस्पांस पैदा होता है। जो बुखार है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। इनफैक्ट कुछ मेडिकल लिटरेचर ये भी कहता है कि अगर बुखार आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वैक्सीन को रिएक्ट कर रही है, तो एंटीबॉडी बनने के चांसेस जो है वो अच्छे हैं। नहीं तो अगर बुखार नहीं आ रहा तो हो सकता है बॉडी में रिएक्शन उससे ना हुआ हो। तो इसलिए इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उस वैक्सीन को, उससे रिलेटेड है। तो मतलब अगर थोड़ा बहुत असर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, वो असर कर रही है वैक्सीन आपके ऊपर, ऐसा माना जाए। और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि टीका असर कैसे करता है अगर आप टीका लगवाते हैं तो, और उसके बाद किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को, क्योंकि टीका लगाने के बाद भी आपको एहतियात तो लगातार रखने ही चाहिए। देखिए, पहले टीका लगाने के बाद जैसे मैंने बताया
कि सावधानी क्या है, टीका लगाने का मतलब क्या है। टीका लगाने का मतलब है हम हर टीके का 60 से 80% का एफिकेसी है। इसका मतलब यह है कि 60 to 80% चांस है कि आपका इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर होगा भी 30% चांस है तो वो भी माइल्ड कैटेगरी में रह जाएगा, सीवियर कैटेगरी के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए टीका लगाना बहुत जरूरी है। जहां तक एहतियात बरतने की बात है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे बोलते हैं, डबल मास्किंग, अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का डिस्टेंस, और जितना कम बाहर निकलने की जरूरत हो उतना ही बाहर निकले। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपको वैक्सीन के बाद भी जारी रखना ही है। यही एक प्रिकॉशन है जो आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी बरतनी है, ताकि जो 30% चांस भी है इन्फेक्शन का, उसको नेगेट किया जा सके। तो अपने संक्रमित होने के चांसेस को आपको बहुत कम करना है, बिल्कुल खत्म करना है, तो टीका जरूर लगवाइए। आप लगवा लेंगे तो एक तो चांसेस कम हो जाएंगे आपके संक्रमित होने के, और अगर आप हो भी जाते हैं तो गंभीरता उसकी इतनी नहीं होगी जितना बगैर टीके के हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।